सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी। सो ये सीआरपीसी का सेकंड वीडियो होगा। डिस्क्लेमर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव कम हियर डायरेक्टली, यू शुड वॉच द फर्स्ट वीडियो एंड देन कम हियर, राइट? सो द फर्स्ट वीडियो इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड द सेकंड वीडियो इज मोर इंटरेस्टिंग एंड द थर्ड वीडियो विल बी बवाल। ठीक है ना? तो 3 वीडियोस में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे स्टेजेस ऑफ criminal procedure code CRPC. Okay, so there are 3 stages of CRPC. So there are how many stages of CRPC? There are 3 stages of CRPC. The first stage is investigation, the second stage is inquiry and the third stage is trial. So the first stage investigation, इसका मतलब क्या होता है सर? इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है बताओ ना सर। इंक्वायरी क्या होता है सर बताओ ना। ट्रायल क्या होता है सर बताओ ना। ठीक है, बताऊंगा यार, आ जाओ इधर पे। इन्वेस्टिगेशन विच इज डन बाय पुलिस ऑफिसर। देखो, मैं शॉर्टकट में पहले समझा दूं, उसके बाद प्रोविजन पे जाऊं तो आपको आसानी होगा कनेक्ट करने के लिए प्रोविजंस के साथ, राइट? तो इन्वेस्टिगेशन क्या होता है शॉर्टकट में समझो। जो पुलिस ऑफिसर होता है ना, वो इन्वेस्टिगेट करता है। क्या करता है? इन्वेस्टिगेट करता है। इन्वेस्टिगेट क्या करता है? अभी क्राइम स्पॉट है जहां पे क्राइम हुआ तो वहां पे एक इन्वेस्टिगेशन करता है, इजंट इट? इन्वेस्टिगेशन के बाद एक रिपोर्ट तैयार होता है, एक रिपोर्ट तैयार होता है। ठीक है, उस रिपोर्ट को कहते हैं हम लोग इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। सर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या लिखा होता है? इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पे ये लिखा होता है कि जो अक्यूज्ड है ना, जिसको हमने पकड़े हैं ना, अगर ये अक्यूज्ड हमने पकड़े हैं, पुलिस ऑफिसर्स ने पकड़ा है, तो ऑब्वियसली उसने क्राइम किया होगा इसलिए पकड़े, राइट? तो ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा होगा कि हाँ ये अक्यूज्ड है, हाँ ये गिल्टी है। और अगर ने पकड़ लो ऐसा कुछ है, किसी ने कंप्लेंट लिखा है किसी के बारे में कि हाँ उसने क्राइम किया ना, तो 2 केस बनता है। एक केस होता है कि वो गिल्टी हो सकता है और एक केस होता है कि वो गिल्टी ना हो सकता है। तो जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या करता है? वो इन्वेस्टिगेट करता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करता है। उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पे लिखता है ये जो अक्यूज्ड बंदा है ये गिल्टी है कि नहीं है, ये जो अक्यूज्ड बंदा है ये गिल्टी है कि नहीं है। उसके बाद वो जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो कहां पे जाता है? वो जाता है कोर्ट पे। कोर्ट में कौन बैठता है? कोर्ट में बैठता है अपना जज। नाउ द जज विल look at the investigation report and see and find the word that the accused is guilty or not. If the judge finds in the investigation report that the accused, जिसको पकड़ा हुआ है उसको कहते हैं हम लोग accused, isn't it? वो अभी तक क्रिमिनल नहीं है क्योंकि बस उसके ऊपर एलिगेशंस लगाया गया है कि उसने क्राइम किया। एलिगेशंस लगाने का मतलब ये तो नहीं होता कि वो क्रिमिनल है। तो वो ढूंढेगा, जज ढूंढेगा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कि वो जो अक्यूज्ड है वो गिल्टी है कि नहीं है। अगर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा है कि वो गिल्टी है तो जज, 2 प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन और 2 प्रोसेस है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, वो कंटिन्यू होगा जो कि होता है इंक्वायरी एंड ट्रायल। ठीक है, और अगर लिखा है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में, पुलिस ऑफिसर ने लिख दिया कि ये गिल्टी नहीं है, तो जो जज है ना वो ड्रॉप कर देगा केस, वहीं पे प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर देगा, खत्म केस। अंडरस्टूड? तो हम लोग ये जो हिंदी वर्जन है अभी सुने, ये इंग्लिश वर्जन में सुन लेते हैं अभी। इन्वेस्टिगेशन which is done by police and police will submit an investigation report to whom? To the judge, in which if it is mentioned that the accused is not guilty, then judge will drop the proceedings. But if mentioned that the accused is guilty, the judge will continue with second and third stage, that is inquiry and trial. Clear? सर ये इंक्वायरी क्या होता है? अभी आने वाला है, देख लेंगे इंक्वायरी क्या होता है। कम ऑन, लेट्स गो टू इंक्वायरी। इंक्वायरी, अभी लॉ मेकर्स ने ना इंक्वायरी को थोड़ा घुमा फिरा के बोला है इसको, इंक्वायरी को। इंक्वायरी क्या होता है? देखो, इंक्वायरी का फीचर्स बता दिए लॉ मेकर्स ने। इंक्वायरी का 3 फीचर्स होता है। एक तो होता है कि वो ट्रायल से डिफरेंट होता है। वाह भाई वाह सर, ये तो पता ही है। हाँ, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लॉ मेकर्स को भी पता है, लेकिन लॉ मेकर्स ने लिख दिया, अभी पढ़ो। Inquiry is different from trial in criminal matters. Inquiry is wider than trial. It stops when trial begin. मतलब इंक्वायरी ट्रायल से वाइडर होता है और जब ट्रायल बिगिन होता है ना तब इंक्वायरी रुक जाता है। ऑब्वियस सा बात है। इंक्वायरी इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रायल इन क्रिमिनल मैटर्स। इंक्वायरी इज वाइडर देन ट्रायल और इट स्टॉप्स व्हेन ट्रायल बिगिंस। अभी मैं शॉर्ट में आपको समझा दूं इंक्वायरी एंड ट्रायल, राइट? इंक्वायरी क्या होता है कि देखो, जब कोर्ट में केस जाता है ना उसके बाद इंक्वायरी होता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता है। जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है ना उसको हम लोग कहते हैं इंक्वायरी। फर्दर इंक्वायरी होता है कि क्या होता है कि दे हैव टू कलेक्ट क्लूज, दे हैव टू कलेक्ट सबूत,
जाती है। सो ऑल दैट कलेक्शन एंड देन दैट प्रोसेस इज नोन एज इंक्वायरी। एंड उसके बाद ट्रायल, व्हाट इज ट्रायल? सी ट्रायल क्या होता है कि ट्रायल वो प्रोसेस होता है जो कोर्ट में हम लोग देखते नहीं है, दो वकील खड़ा रहते हैं, ठीक है, तो दो वकील अपने अपने दलीलें पेश करते हैं, इजंट इट, दे शो टू द जज द एविडेंसेस, इजंट इट, द क्लूज, द एविडेंसेस, द गवाहs, ऑल दैट, इजंट इट। सो एट दैट मोमेंट दैट थिंग इज नोन एज ट्रायल। ट्रायल होता है कोर्ट में, उसके बाद ही जज अपना जजमेंट देते हैं। अंडरस्टूड? क्लियर? इजी? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड who is a pleader. Now you have to understand this. The pleader is very interesting because you all know who is a pleader. Till now, how many people knew? I don't know, but from today, you will know that the lawyer is known as the pleader. Who is the pleader? The lawyer is known as pleader. Lawyer, pleader, pleader, lawyer. Clear? The person who is authorized by law to practice in court is known as pleader. Okay. Now, who is authorized by law? एक ही बंदा होता है भैया, लॉयर, इजंट इट? लॉयर इज ऑथोराइज्ड बाय लॉ। एरा गैरा नथु कैरा नहीं होता है, वो होता है एक ऑथोराइज्ड पर्सन। आफ्टर ही बिकम ए लॉयर, he becomes a pleader. Means after he become a lawyer, he can go to the, he can practice in the court, isn't it? So this lawyer is known as pleader. Who is a pleader? Pleader in short form, if anybody asks you who is a pleader, so if any, तो अगर यार कोई भी बंदा अगर अपने कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड कर रहा है, I would need a pleader, I would need a pleader for my case, I would need a pleader for my case, तो अंडरस्टैंड दैट वो प्लीडर जो है ना वो लॉयर का बात कर रहा है। I would need a lawyer for my case, तो वो थोड़ा स्टैंडर्ड में बोलता है I would need a pleader for my case. Understood now? Clear? Now पब्लिक प्रोसिक्यूटर बहुत ही इंटरेस्टिंग है भैया, भयानक इंटरेस्टिंग है। देखो अच्छे से, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? लॉयर रिप्रेजेंटेटिंग गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट। बेटा अपना जो अर्थ है ना, अर्थ होता है ओवल शेप का, ओके, तो अर्थ में ना बहुत सारे कंट्रीज रहते हैं, आपको पता ही होगा, इजंट इट? तो बहुत सारे कंट्रीज का बहुत सारे लॉस होता है और सभी कंट्रीज का मिला के एक इंटरनेशनल लॉ होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल लॉ। तो भी इंटरनेशनल फॉरम में, इंटरनेशनल लॉ में अगर किसी कंट्री ने कोई रूल ब्रेक कर दिया, अगर किसी कंट्री ने कोई रूल ब्रेक कर दिया, तो वो कंट्री को जवाब देना पड़ेगा। किसको जवाब देना पड़ेगा? इंटरनेशनल जो जजेस बैठते हैं उनको जवाब देना पड़ता है, ठीक है? तो उसका भी एक कोर्ट है, हाँ जी हाँ, उसका भी एक स्पेशल कोर्ट्स रहते हैं, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल लेवल के रहते हैं। वहां पे इंटरनेशनल जजेस आते हैं, अंडरस्टूड, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज रहते हैं, ओके। एंड देन क्या होता है? एंड देन क्या होता है? डिसीजन सुनाया जाता है, ओके। तो देखो इंडिया से अगर कोई जज, इंडिया को अगर रिप्रेजेंट करना है तो इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा? आपको पता ही है, लॉयर ही एक बंदा होता है जिसको अलाउड होता है प्रैक्टिस के लिए। तो जो लॉयर होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के साइड से जाता है। इट्स एन एग्जाम्पल, ओके, देयर आर मेनी केसेस मोर, okay, it is just an example. There are lots and lots of cases where a public prosecutor represents the government to protect the interest of the public. Clear? Now let's learn what are summon cases and warrant cases. Simple भैया, एक सेकंड में खत्म हो जाएगा। summon cases वही केसेस रहता है जो कि 2 साल तक आप पनिश कर सकते हो, ओके। और वारंट केसेस वैसे केस रहते हैं जो 2 साल से ज्यादा आप पनिश कर सकते हो। और वारंट केसेस में सब कुछ इंक्लूड होता है, डेथ सेंटेंस, लाइफ इंप्रिजनमेंट, ओके, 2 साल से ज्यादा का जेल, ये सब होता है वारंट केस में। और अगर समन केस है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 साल तक जेल ही दे सकते हो, आपको उसको पनिश कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो, ओके। क्लियर? समन केसेस। नाउ लेट्स गो टू क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। देखो धीरे से जा रहा ऊपर, हाँ जी आ गया। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स? देखो पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूं, हेडिंग अच्छे से पढ़ो। क्लासेस ऑफ कोड्स नहीं है, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स है, तो याद रखना एग्जाम हॉल में ये चीज। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स कौन सा है? देखो, हाई कोर्ट पहला, हाई कोर्ट दूजा, सेशन कोर्ट तीजा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास फोर्थ, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास फिफ्थ, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। अच्छे से दिमाग में घुसा लिया तो फिर से रिवाइज करो। हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। लाइफ में काम आने वाला है, अच्छे से देख लो, ओके ना। ये जो कोर्ट्स है ना, इनका पावर क्या रहता है देख लेते हैं। इनका पावर क्या रहता है देख लेते हैं, ओके। हाई कोर्ट, सबसे पहले हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास ना बिंदास पावर रहता है, उसके पास हर मतलब मैक्सिमम लेवल का पावर रहता है हाई कोर्ट के पास।
ओके, वो आपको डेथ सेंटेंस भी दे सकता है, वो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है, वो आपको 2 साल का जेल भी दे सकता है, 4 साल का, 10 साल का, सब कुछ दे सकता है। मैक्सिमम फाइन भी लगा सकता है हाई कोर्ट। ओके, तो यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। तो लॉ जो भी सेंटेंस ऑथराइज करते हैं, मतलब लॉ में जितना भी सेंटेंस लिखा है ना, सब दे सकता है हाई कोर्ट। सेकंड वाला कौन सा है? सेशन कोर्ट। नाउ सेशन कोर्ट, लेट्स गो टू सेशन कोर्ट। देखो भैया, ये जो सेशन कोर्ट है ना, इसमें 3 जज बैठते हैं। एक होता है सेशन जज, एक होता है एडिशनल सेशन जज, एक होता है असिस्टेंट सेशन जज। तो इन तीनों जजेस का ना अलग अलग पावर्स रहते हैं। तो पावर्स हम लोग देख लेते हैं। सेशन जज का पावर क्या होता है पता है? सेशन जज और एडिशनल सेशन जज का ना सेम ही पावर रहता है। तो इनका जो पावर रहता है ना, वो इक्वल टू हाई कोर्ट रहता है। हाई कोर्ट के पास जितना पावर है, इनके पास भी उतना ही पावर है, सिवाय एक के, एक्सेप्ट वन पावर, which is that power, sir? They cannot give death sentence without the permission of High Court. That means can they give death sentence? Yes, they can give death sentence, but not without the permission of High Court. अगर सेशन जज और एडिशनल सेशन जज को ना डेथ सेंटेंस देना है ना, तो उनको परमिशन लेना पड़ेगा। किससे परमिशन लेना पड़ेगा? हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट ने बोल दिया ठीक है दे दो डेथ सेंटेंस, तो उसके बाद सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, तो उसके बाद ये लोग दे पाएंगे। ओके, असिस्टेंट सेशन जज का कितना पावर रहता है? देखो ऑब्वियसली उनसे कम होगा, इजंट इट? असिस्टेंट सेशन जज, एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस एंड मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years। तो जो असिस्टेंट सेशन जज है ना, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता, वो डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता। क्या नहीं दे सकता? लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता, डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता। क्या वो कोई भी सेंटेंस नहीं दे सकता? हाँ, वो दे सकता है। मैक्सिमम इम्प्रिजन्ड का सेंटेंस वो दे सकता है, वो भी 10 साल के लिए, उससे ज्यादा वो नहीं दे सकता। असिस्टेंट सेशन जज। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट देख लेते हैं, एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस एंड इम्प्रिजनमेंट टू अ लिमिट ऑफ 7 years। तो वो इम्प्रिजनमेंट दे सकता है ओनली टू अ लिमिट ऑफ 7 years। 7 years से ज्यादा नहीं दे सकता है। और डेथ सेंटेंस तो भूल ही जाओ यार, असिस्टेंट सेशन जज को देने नहीं दिया, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को कहां से देगा? जो चौथा नंबर में आ रहा है वो। 5th में आता है आपका मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को देखो, वो ना आपको सिर्फ 3 साल, मैक्सिमम 3 साल तक जेल दे सकता है, और फाइन वो भी मैक्सिमम 5,000। तो 5,000 और 3 साल तक जेल बोथ दे सकता है, नो प्रॉब्लम। मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास में देखते हैं, इम्प्रिजनमेंट ऑफ मैक्सिमम 1 year, 1 साल के लिए मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, और फाइन 1,000 मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। इसके बाद एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। भैया एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो होता है ना, वो मतलब क्या होता है? बवाल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो CAA प्रोटेस्ट हो रहा था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बाद जो आया, पास होने के बाद जो आया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके लिए जो बंदे प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, बवाल मचा रहे थे, मतलब दंगा फसाद मचा रहे थे, उनको कौन कंट्रोल करता है? उनको कंट्रोल करता है पुलिस। पुलिस को कौन भेजता है बेटा? यही भेजते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है ना, वही भेजता है किसको? आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन को। यूनियन का जो फोर्स है ना, मतलब आर्म्ड फोर्सेस मतलब कौन सा? भाई पुलिस ऑफिसर्स ना, उनको भेजते हैं। आर्मी वर्मी सबको भेज देते हैं, वो जाके संभालो, पीस मेंटेन करो। क्या करो? पीस मेंटेन करो। वहां पे मुझको पीस चाहिए, ये सब दंगा फसाद नहीं चाहिए। कौन बोलता है? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास पावर रहता है टू ऑर्डर फॉर पीस। ओके, सो लेट्स गो इनटू इट। पीस ऑर्डर दे सकता है वो, एंड कैन ऑल्सो यूज द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन टू कंट्रोल द क्राउड। तो क्राउड को कौन कंट्रोल करता है? आर्म्ड फोर्सेस, इजंट इट? आर्मी कंट्रोल कर लेता है क्राउड को, लेकिन ऑर्डर कौन देता है? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास पावर रहता है कि वो ऑर्डर दे क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। क्लियर एज रियल। तो आज का लास्ट टॉपिक होगा अपना सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, उसके बाद एक वीडियो खत्म आपका चैप्टर। सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन क्या होता है कि इफ अक्यूज्ड इज अनेबल टू पे द फाइन देन कोर्ट कैन इंक्रीज हिज इम्प्रिजनमेंट बाय मैक्सिमम 1/4। ओके, सो ये देख लेते हैं। देखो, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन पकड़ लो, भगवान ना करे, फिर भी यार एग्जाम्पल लेते ना, लेने में क्या जाता है। आ जाओ, पकड़ लो, आप किसी दिन आपने कुछ क्राइम कर दिया और आपको जेल जाना पड़ रहा है, ठीक है? तो वहां पे आपको जज ने बोला बेटा आप तो 3 साल के लिए अंदर रहोगे और ज्यादा नहीं 50 लाख रुपए जुर्माना भर देना।
तो आपने बोला जज को कि जज हम 3 साल तक रह लेंगे, लेकिन 50 लाख हम कहाँ से लाएंगे, हम गरीब बा। तो जज क्या करेगा, जज आपको बोलेगा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, 50 लाख किसको 50 लाख देने की ज़रूरत नहीं है, हम आपका जो इम्प्रिजनमेंट है ना वो 1/4 से बढ़ा दे रहे हैं। तो मैक्सिमम वो कितना बढ़ा सकता है जज, 1/4। आपका अगर 3 साल है तो 3 साल का 1/4 बढ़ जाएगा, ओके, ऐड हो जाएगा आपके 3 साल के साथ। अंडरस्टूड? सो यार ये जो क्वेश्चन है ना ये सबके दिमाग में था बचपन में, अगर मेरे पास नहीं है पैसा तो मैं कैसा दूं, ठीक है, सभी के दिमाग में था ये क्वेश्चन, तो आज मैंने क्लियर कर दिया। सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, अगर डिफॉल्ट हो जाए आपका फाइन दे नहीं पाओगे तो इम्प्रिजनमेंट बढ़ा देंगे आपका, यही होता है, ठीक है। इफ अक्यूज्ड इज अनेबल टू पे द फाइन देन कोर्ट कैन इंक्रीज हिज इम्प्रिजनमेंट बाय मैक्सिमम 1/4। क्लियर? सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। आज हम लोग ने सेकंड वीडियो पूरा कंप्लीट कर लिया। और यार दोस्तों, अगर आपको मेरा एफर्ट्स अच्छा लग रहा है देन प्लीज काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ घंटा बजा दियो क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा रेगुलरली। टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।